नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है एक बेटे का न्याय। शाम का समय था। दिल्ली के एक उच्च वर्गीय मोहल्ले में बने अमरेंद्र सिंह जी के घर में रौनक बिखरी हुई थी। उनकी पत्नी पूनम अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में मस्ती में डूबी थी। हॉल में ताश की गड्डियां बिछी थीं। गर्मा गर्म चाय के कप हाथों में थमे हुए थे और पकौड़ों की खुशबू हवा में तैर रही थी। सहेलियां जोर जोर से हंस रही थीं, एक दूसरे की टांग खींच रही थीं और माहौल में हल्की फुल्की चुगलबाजी का रंग चढ़ा हुआ था। पूनम, जो अपनी हाजिर जवाबी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थी, अपनी सहेलियों के बीच छाई हुई थी। तभी एक हल्की सी लाठी की ठक ठक की आवाज ने हॉल की रौनक को पल भर के लिए रोका। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं। वहां खड़ी थीं 70 वर्षीय कमला जी, अमरेंद्र जी की माँ। उनकी कमजोर काया, झुकी हुई कमर और लाठी के सहारे धीमे धीमे चलने की आवाज उनके बुढ़ापे की कहानी बयां कर रही थी। कमला जी की आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूनम को पुकारा, पूनम बेटा, मेरी दवा नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ रख दी, बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रही। तुम्हें कुछ पता है क्या? पूनम ने ताश का एक पत्ता फेंकते हुए बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, अरे माँ जी, अब मुझे कहाँ पता होगा। आप ही कहीं इधर उधर रख देती हैं, फिर मुझसे पूछती हैं। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था, जिसे सुनकर उसकी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। एक सहेली रीता ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यार पूनम, तुम्हारी सास तो दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है। क्या तुम इनका ढंग से ख्याल नहीं रखती? बाकी सहेलियां भी हंसी में शामिल हो गईं। हाल में ठहाकों की गूंज थी, लेकिन कमला जी के चेहरे पर उदासी की एक पतली सी परत चढ़ गई। पूनम को शायद यह मजाक कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। उसने ताश का खेल रोककर अपनी सहेलियों की ओर देखते हुए गुस्से और तंज भरे लहजे में कहा, अरे ये बुढ़िया मरती भी तो नहीं है। कल मर रही थी तो आज ही मर जाए मेरी बला से। यह सुनते ही हॉल में मौजूद सभी सहेलियां और जोर से हंस पड़ीं। लेकिन कमला जी के लिए ये शब्द किसी तीर की तरह थे, जो सीधे उनके दिल में उतर गए। उनकी आंखें नम हो गईं और उनकी लाठी कांपने लगी। पूनम ने हंसते हुए अपनी सहेलियों से कहा, अगर तुम लोगों को इतनी चिंता है इनकी, तो ले जाओ अपने घर। ये बुढ़िया ना काम की ना काज की, बस दुश्मन है अनाज की। जब देखो हमें परेशान करती रहती है, मरती भी तो नहीं। कमला जी चुपचाप लाठी टेकते हुए उल्टे पांव अपने कमरे की ओर लौट गईं। उनके कदम भारी थे और दिल और भी भारी। कमरे में पहुंचते ही वह अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। उनकी सिसकियों में दर्द था, अपमान का दर्द, जिसे वह अकेले सह रही थीं। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान से गुहार लगाई, हे भगवान, ये बुढ़ापा किसी को ना देना, किसी को इतना मजबूर ना बनाना कि उसे इस तरह जीना पड़े। कमला जी का ये दर्द नया नहीं था। अमरेंद्र सिंह जी का घर, जो कभी उनके प्यार और मेहनत से बना था, अब उनके लिए एक तंग कोठरी बन चुका था। पूनम, उनकी बहू, और उनके पोते पोती सोनाली और साहिल उनके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे वे इस घर में कोई बोझ हों। कमला जी दिन भर अपने छोटे से कमरे में पड़ी रहती, जैसे कोई पुराना सामान जो कोने में धूल खा रहा हो। वह अपने बेटे अमरेंद्र से प्यार भरी दो बातें सुनने को तरस गई थीं। अमरेंद्र जी, जो दिन भर काम में डूबे रहते थे, वह अपनी माँ की हालत से अनजान नहीं थे, लेकिन पूनम के सामने उनकी एक ना चलती थी। एक दिन की घटना ने तो कमला जी के दिल को और भी तोड़ दिया। वह अपने कमरे में बैठे बैठे ऊब गई थी। मन किया कि थोड़ा हॉल में जाकर बैठें, शायद बच्चों को आते जाते देखकर मन को सुकून मिले। वह धीरे धीरे लाठी टेकती हुई हॉल में आई और सोफे के एक कोने पर बैठ गईं।
उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह इस घर का हिस्सा होने का एहसास जीना चाहती थीं। तभी उनकी पोती सोनाली, जो अभी अभी कॉलेज से लौटी थी, तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई। उसने कमला जी को सोफे पर बैठे देखा और तुरंत भड़क गई। दादी, आप यहाँ से हटिए और अपने कमरे में जाइए। उसकी आवाज में रूखापन था। कमला जी ने धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, क्यों बेटा, कोई दिक्कत है क्या? सोनाली ने गुस्से में जवाब दिया, एक बार में सुनाई नहीं देता, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कमरे में जाइए। मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं। कमला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हॉल में तो बहुत जगह है, मैं तो बस एक कोने में बैठी हूँ। तुम्हारी सहेलियां आराम से बैठ जाएंगी। लेकिन सोनाली को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पूनम भी कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ सोनाली, इतना क्यों चिल्ला रही हो? उसने पूछा। सोनाली ने गुस्से में जवाब दिया, देखो ना मम्मी, दादी अपने कमरे में नहीं जा रही। मेरी सहेलियां अभी आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि वे इनसे मिलें। एक तो इनको ना बोलने की तमीज है, ना खाने की। बाद में सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। पूनम ने कमला जी की ओर देखा और तल्ख लहजे में बोली, क्यों माँ जी, हर वक्त हमारी बेइज्जती कराने पर तुली रहती हैं। 70 साल की हो गई हैं, एक पैर कब्र में लटका है, लेकिन अक्ल तो अभी भी नहीं आई। मैंने कितनी बार अमरीन से कहा कि इनको किसी वृद्धाश्रम में डाल दो, लेकिन उनको तो किसी की सुननी ही नहीं है। पता नहीं कब इस बुढ़िया से हमारा पीछा छूटेगा। पूनम ने गुस्से में कमला जी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए उनके कमरे की ओर ले गई। खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? कमला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह अपने पलंग पर बैठ गईं और पुरानी यादों में खो गईं। वह दिन जब यह घर उनके हंसी खुशी के ठहाकों से गूंजता था, जब अमरीन छोटा था और उनकी गोद में खेलता था, जब वह इस घर की मालकिन थी। आज वही घर उनके लिए एक जेल बन चुका था। कमला जी की जिंदगी अब बस 4 दीवारों के बीच सिमट गई थी। वह दिन भर अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी अमरेंद्र की बचपन की यादों में खो जाती। उनके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या बुढ़ापा इतना बड़ा अभिशाप है? क्या वह सचमुच इस घर के लिए बोझ बन गई थी? वह चाहती थी कि कोई उनसे प्यार से 2 बातें करे, कोई उनकी सेहत का हाल पूछे, लेकिन ये ख्वाहिश भी अब एक सपना बन चुकी थी। अमरेन जी को भी अपनी माँ की हालत का अंदाजा था, लेकिन वह पूनम और अपने बच्चों के सामने बेबस थे। वह चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। पूनम की तेज तर्रार आवाज और सोनाली साहिल का बेरुखा व्यवहार कमला जी के लिए रोज का दुख बन चुका था। फिर भी कमला जी के दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। शायद एक दिन पूनम को एहसास हो कि वह भी एक दिन इस उम्र से गुजरेगी। लेकिन वह दिन कब आएगा? कमला जी की सिसकियां और उनकी खामोश प्रार्थनाएं उस छोटे से कमरे की दीवारों में ही गूंज कर रह जाती थीं। उनके आंसुओं में एक अनकही कहानी थी, प्यार, त्याग और अपमान की कहानी, जो शायद कभी सुनी ना जाए। नई दिल्ली के एक चमक धमक भरे मोहल्ले में अमरेन सिंह जी का घर बाहर से देखने में रौनक भरा लगता था, लेकिन भीतर की कहानी कुछ और ही थी। उस दिन पूनम की किटी पार्टी की हंसी मजाक और ताश के खेल के बीच कमला जी, अमरेन जी की 70 वर्षीय माँ, अपमान का एक और घूंट पीकर अपने छोटे से कमरे में लौट आई थीं। उनकी बहू पूनम और पोती सोनाली की कटु बातें उनके दिल को तीर की तरह चुभ गई थीं। अरे ये बुढ़िया मरती भी तो नहीं। पूनम का यह तंज और सोनाली की चिल्लाहट, दादी अपने कमरे में जाओ, मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके कानों में गूंज रही थीं।
कमला जी अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल इतना भारी था कि लगा जैसे कोई उसे पत्थर से दबा रहा हो। उस रात वह सोच सोच कर और रो रो कर बीमार पड़ गईं। तेज बुखार ने उनकी कमजोर काया को और तोड़ दिया। बुखार की तपिश में वह कराह रही थी, लेकिन ना तो कोई पानी देने आया, ना दवा देने। वह अपने छोटे से कमरे में अकेली थी, दर्द से तड़पती हुई, और मन ही मन भगवान से गुहार लगा रही थी, हे भगवान, अगर जीना इतना दुखदाई है तो मुझे बुला क्यों नहीं लेते। लेकिन भगवान भी उनकी पुकार सुनने को तैयार नहीं थे। बुखार की तपिश में डूबी कमला जी की आंखें बंद हुईं और वह अपने पुराने दिनों की यादों में खो गईं। वह उन दिनों को याद करने लगी जब वह जवान थी, जब उनका जीवन प्यार, मेहनत और उम्मीदों से भरा था। उनकी जिंदगी की कहानी किसी किताब के पन्नों की तरह उनके सामने खुलने लगी। नई दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर, जहां गाड़ियों का शोर और लोगों की चहल पहल एक दिल को डरा देने की आवाज की तरह गूंजती थी, एक दुबली पतली महिला कमला जी, जो अपने 7 साल के बेटे अमरेंद्र का हाथ थामे धीरे धीरे चल रही थी। कमला जी के कंधे पर एक पुराना फेंका सा कपड़े का थैला लटक रहा था, जिसमें उनकी जिंदगी की कुछ जरूरी चीजें थीं। एक जोड़ी कपड़े, कुछ सूखी रोटियां और एक छोटा सा लोटा। उनकी आंखें भीड़ में किसी को तलाश रही थीं, मानो हर अनजान चेहरे में वह उस शख्स को ढूंढ रही थीं, जिसने कभी उनके सपनों को रंग दिया था और फिर उन्हें बेरहमी से तोड़ दिया था। अमरेंद्र अपनी माँ के साथ छोटे छोटे कदमों से चल रहा था। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी माँ का साथ दे रहा था। वे उस आदमी को ढूंढने आए थे जो अमरेंद्र की छोटी सी दुनिया में पापा के नाम से जाना जाता था, भले ही उसने उसे कभी देखा ना हो। इस उम्मीद में कमला जी और अमरेंद्र ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुरारी से नोएडा तक 250 किलोमीटर से भी ज्यादा का थकाऊ सफर तय किया था। कमला जी का जन्म कुरारी गांव में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके दिन खेतों में धूप में पसीना बहाते हुए बीतते थे और रातें फूस की छत के नीचे टिमटिमाते सितारों को गिनते हुए। उनके पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को हमेशा कुचल रखा था। उनकी माँ का देहांत तब हो गया था जब कमला जी सिर्फ 12 साल की थी। फिर भी कमला जी के मन में एक चिंगारी थी, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद, जो उन्हें हर सुबह उठने की ताकत देती थी। 19 साल की उम्र में कमला जी की मुलाकात विक्रम से हुई, जो उनके गांव के पास एक निर्माण परियोजना पर काम करने आया था। विक्रम शहर का लड़का, लंबा, आकर्षक और मीठी बातों का जादूगर। उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्मजोशी थी जो कमला जी के साधारण जीवन में रंग भर देती थी। वह कहता था, कमला, मैं तुम्हें इस गांव की तंगहाली से निकालकर शहर की चमक धमक में ले जाऊंगा। तुम मेरी रानी बनोगी। कमला जी को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उन्हें लगा कि विक्रम उनका सच्चा प्यार है, जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन सपने अक्सर सच से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। जब कमला जी को पता चला कि वह गर्भवती है, उनके दिल में खुशी और डर का एक अजीब मिश्रण था। उन्होंने सोचा कि विक्रम उनकी इस खुशी को गले लगाएगा, शादी का वादा करेगा और उनके बच्चे को पिता का प्यार देगा। लेकिन जब उन्होंने विक्रम को यह खबर सुनाई, तो उसकी आंखों की गर्मजोशी ठंडी बेरुखी में बदल गई। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता कमला, मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, तुम अपना ध्यान रखो। विक्रम ने उसी दिन कमला जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए और शहर लौट गया, बिना पलट कर देखे। कमला जी का दिल टूट गया। वह अपने गांव लौट आए, लेकिन वहां का माहौल और भी कठोर था। गांव वालों की चुगलियां, ताने और नजारों की चुभन ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। कमला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी।
उनके दिल में जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उनके पिता, जो अब बूढ़े और बीमार थे, कमला जी को देखकर सिर्फ सिर झुकाए रहते। लेकिन कमला जी ने हार नहीं मानी। अपने होने वाले बच्चे के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई। दिन रात खेतों में काम किया, गांव के पास एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोए और अपनी सारी कमाई अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचाई। बरसात की ठंडी रातों में जब फूस की छत टपकती थी, तो वे कभी खुद को हारा हुआ मानती। जब वह रात उन्हें याद आती, जिस रात जब विक्रम का ठंडा व्यवहार और दरवाजे की जोरदार धमक उनकी यादों में गूंज रही थी, तो लगा जैसे सारी दुनिया ही उनके खिलाफ हो गई हो। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन तभी अपने पेट में पल रहे नन्ही सी जान के बारे में सोचा, उस मासूम बच्चे को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। कमला जी के बच्चे ने उनके दिल में एक नई लौ जला दी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, उन्होंने खुद से कहा। इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, यह मेरा बेटा, मेरी जिंदगी का सहारा। और इसी संकल्प के साथ कमला जी ने अपने दर्द को दफन कर दिया और एक नई जंग लड़ने की ठान ली। उन्होंने तय किया कि वे हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगी, कभी घुटने नहीं टेकेंगी। जीवन की इस कठिन राह पर वे अकेली नहीं थी, उनके साथ थी उनकी मातृत्व की ताकत और अमरेंद्र की मासूम मुस्कान। कुछ महीने बाद कमला जी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने बच्चे को उनकी गोद में दिया, तो कमला जी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम रखा अमरेंद्र सिंह। अमरेंद्र का जन्म जैसे कमला जी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया, लेकिन खुशी के साथ साथ चुनौतियां भी थीं। अमरेंद्र को पालने के लिए कमला जी ने घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वे अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और कभी कभी बच्चों की देखभाल भी। थकान से उनका शरीर चूर हो जाता, लेकिन अमरेंद्र की एक मुस्कान सब भुला देते। कमला जी अपने नवजात बेटे अमरेंद्र को सीने से लगाए जागती रहती और खुद से वादा करती कि एक दिन वह उसे उसके पिता से जरूर मिलवाएंगी, भले ही सिर्फ एक बार। 7 साल बीत गए। अमरेंद्र अब एक समझदार, मासूम और जिज्ञासु बच्चा बन चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो कमला जी को हर दिन जीने की ताकत देती थी। लेकिन अमरेंद्र का एक सवाल उनकी आत्मा को कुरेदता रहा, माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? वे मुझे कब मिलेंगे? कमला जी हर बार उसका सवाल टाल देती। तेरे पापा शहर में हैं बेटा, बहुत मेहनत करते हैं, एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन अमरेंद्र का मासूम सवाल उनके दिल में एक तीर की तरह चुभता था। आखिरकार कमला जी ने फैसला किया कि वह विक्रम को ढूंढेंगी और अमरेंद्र को उसके पिता से मिलवाएंगी, ताकि वह अपने सवालों का जवाब पा सके। गांव के एक परिचित ने बताया कि विक्रम अब नोएडा में एक सफल निर्माण कंपनी का मालिक है और सेक्टर 62 में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता है। कमला जी ने अपनी जमा पूंजी निकाली, कुछ पैसे उधार लिए और लखनऊ से नोएडा के लिए रात की बस का टिकट खरीदा। सफर लंबा और थकाऊ था। रात भर की बस यात्रा में कमला जी ने अमरेंद्र को अपनी गोद में सुलाए रखा, जबकि उनकी आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे में खोई रहीं। सुबह होने पर वे नोएडा बस स्टेशन पर उतरे, जहां शहर की चकाचौंध और भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कमला जी ने अमरेंद्र का हाथ कसकर पकड़ा और सीधे विक्रम के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। नोएडा के सेक्टर 62 में एक चमचमाती गगनचुंबी इमारत के सामने कमला जी और अमरेंद्र खड़े थे। इमारत की भव्यता कमला जी के साधारण जीवन के सामने एक क्रूर मजाक की तरह थी। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने इंटरकॉम की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने विक्रम खड़ा था, वही लंबा कद, वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में वह गर्मजोशी नहीं थी जो कभी कमला जी को अपनी ओर खींचती थी। वह एक पल के लिए रुका, फिर ठंडे कठोर स्वर में बोला,
कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमला जी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई। विक्रम, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने बेटे से मिलो। ये अमरेंद्र है, तुम्हारा बेटा। विक्रम ने अमरेंद्र की ओर देखा, जो अपनी माँ के पीछे डरकर छिपा हुआ था। उसकी मासूम आंखें अपने पिता को देख रही थीं, जैसे कोई अनकही उम्मीद उनमें तैर रही हो। लेकिन विक्रम ने नजरें फेर ली। उसकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कमला, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी या इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक परिवार है। तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी जिंदगी में दोबारा दखल मत देना। दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे कमला जी के सारे सपनों को एक बार फिर से कुचल दिया गया हो। कमला जी और अमरेंद्र उस ठंडे खाली गलियारे में अकेले खड़े रह गए। कमला जी की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया। वह नहीं चाहती थी कि अमरेंद्र उन्हें कमजोर देखे। उन्होंने अमरेंद्र का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चल बेटा, हमें अपनी राह खुद बनानी है। उस रात कमला जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कोई होटल का कमरा किराए पर ले सकें। शहर की ठंडी सड़कों पर भटकते हुए उनकी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान का मालिक रामू चाचा एक दयालु बुजुर्ग थे। कमला जी ने उनसे गुहार लगाई और उनकी कहानी सुनकर रामू चाचा का दिल पिघल गया। उन्होंने कमला जी और अमरेंद्र को अपनी दुकान की फोल्डिंग कुर्सियों पर सोने की जगह दी और उनके लिए गर्मा गर्म मैगी का एक कटोरा बनाया। अमरेंद्र ने भूखे पेट मैगी खाई। उसके चेहरे पर नूडल्स के टुकड़े चिपक गए। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और मासूमियत से कहा, माँ, अगर मैं अपने पापा को ना देख पाऊं तो कोई बात नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। ये शब्द कमला जी के दिल को छू गए। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और शहर की गाड़ियों के शोर के बीच खुद से वादा किया कि वह अमरेंद्र को एक अच्छा इंसान बनाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगली सुबह बस अड्डे की ओर जाते समय कमला जी की नजर एक निर्माण स्थल पर पड़ी। वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, निर्माण मजदूरों की आवश्यकता है। कमला जी ने हिम्मत जुटाई और मैनेजर से बात की। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प देखकर मैनेजर ने उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। यह एक नई शुरुआत थी, कठिन लेकिन उम्मीद से भरे। कमला जी ने नोएडा में अपने दिन मेहनत से बिताने शुरू किए। वह सुबह से शाम तक ईंटें धोती, सीमेंट मिलाती और निर्माण स्थल पर काम करती। उनका शरीर थक जाता था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। अमरेंद्र पास की चाय की दुकान के कोने में बैठकर अपनी माँ का इंतजार करता। रामू चाचा ने अमरेंद्र को अपने बच्चों की तरह मान लिया था। वह उसे पुराने अखबार और रंग बिरंगे कागज देता, जिनसे अमरेंद्र छोटी छोटी तस्वीरें और खिलौने बनाता। रात को कमला जी और अमरेंद्र उसी चाय की दुकान के बरामदे में सोते। कमला जी का शरीर थक जाता, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, क्योंकि अब उनके पास अपने बेटे के लिए एक छत थी, भले ही वह खुली हो। एक दोपहर जब कमला जी एक भारी सीमेंट का बोरा ढो रही थी, एक चमकदार काली कार निर्माण स्थल के पास रुकी। उसमें से विक्रम उतरा। वह मैनेजर से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था। उसकी नजर कमला जी पर पड़ी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। अमरीन, जो पास ही बैठा अपनी ड्राइंग बना रहा था, अपनी माँ के पास दौड़ा और उन्हें गले लगाया। विक्रम जब अपनी कार की ओर जाने लगा, तो अमरीन ने हिम्मत जुटाई। वह दौड़कर विक्रम के पास गया और एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया। ये आपके लिए है, अमरीन ने धीमी मासूम आवाज में कहा। ये मैंने बनाया है, मैं और मेरी माँ। कागज पर एक साधारण सी ड्राइंग थी, एक छोटा सा घर जिसमें एक माँ अपने बेटे को गले लगाए हुए थी और आसमान में रंग बिरंगे सितारे चमक रहे थे। विक्रम ने कागज को एक पल के लिए देखा। उसकी आंखें उस ड्राइंग पर रुकी और एक पल के लिए ऐसा लगा
जैसे उसके दिल में कुछ हिला हो, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। वह अब भी अपने घमंड और अपनी नई जिंदगी के नशे में डूबा हुआ था। उसने कागज को मोड़ा, अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे कार में बैठकर चला गया। कमला जी ने दूर से यह सब देखा। उनका दिल भारी था, लेकिन उन्होंने अपने आंसू छिपा लिए। वह अमरेंद्र के पास गई, उसे गले लगाया और बोली, चल बेटा, हमें अपने लिए एक नया घर बनाना है। रामू चाचा की चाय की दुकान अब एक बार फिर से उनका दूसरा घर बन चुकी थी, जहां वे शाम को लौटती और अमरेंद्र को गले लगाकर दिन की थकान उतारती। धीरे धीरे अमरेंद्र बड़ा होने लगा। वह पढ़ने में बहुत होशियार था और समझदार भी। छोटी उम्र में ही वह अपनी माँ की तकलीफों को समझने लगा था। कभी स्कूल से लौटकर वह कहता, माँ, आज मैंने पढ़ाई में सबसे अच्छा किया, तुम्हें गर्व होगा ना? कमला जी मुस्कुराती और उसे सीने से लगा लेती। अमरेंद्र कभी जिद नहीं करता था, ना नई किताबों की, ना खिलौनों की। वह जानता था कि माँ की कमाई सीमित है और हर पैसा उनके भविष्य के लिए बचाया जाता है। जैसे जैसे अमरिंद बड़ा हो रहा था, वह अपनी माँ की सारी तकलीफों को और गहराई से समझता जा रहा था। शाम को जब कमला जी थकी हारी लौटती, तो अमरेंद्र उनके पैर दबाता और कहता, माँ तुम आराम करो, मैं चाय बनाता हूँ। इन छोटी छोटी बातों में कमला जी को लगता कि उनका संघर्ष सार्थक हो रहा है। कमला जी ने अपनी मेहनत से नोएडा में एक छोटा सा किराए का कमरा ले लिया। उन्होंने अमरेंद्र को पास के एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि अमरेंद्र को बेहतर भविष्य दे सकें। रामू चाचा ने भी उनकी मदद की और अमरेंद्र को अपने बच्चे की तरह मानने लगा। अमरेंद्र बड़ा हुआ और एक मेहनती, दयालु और समझदार इंसान बना। वह अपनी माँ की मेहनत को समझता था और हर दिन उन्हें धन्यवाद देता था। कमला जी के लिए उनका बेटा ही उनकी दुनिया था। विक्रम की ठंडी बेरुखी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कमला जी ने अपने प्यार, हिम्मत और मेहनत से एक नई जिंदगी बना ली। वह जानती थी कि असली परिवार वही है जो एक दूसरे के लिए जीता है, और उनके लिए अमरेंद्र ही उनका सब कुछ था। कमला जी की तपस्या और अमरेंद्र की मेहनत रंग लाई। सालों की कड़ी पढ़ाई के बाद अमरेंद्र ने जज बनकर अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। उस दिन जब अमरेंद्र ने अपनी पहली पोस्टिंग की खबर सुनाई, तो कमला जी की आंखें खुशी से नम हो गईं। वे सोचने लगी, उनकी झुकी कमर सीधी हो गई और घर में हंसी की गूंज फैल गई। बेटा, अब हमारे जीवन का सारा अंधकार छट गया है, उन्होंने कहा। कमला जी को लगा कि भगवान ने आखिरकार उनकी सुन ली। लेकिन कहते हैं ना, जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। भगवान को शायद अभी भी उन पर तरस नहीं आया था। असल में अमरेंद्र की शादी शहर के जाने माने सेठ रतनलाल की बेटी पूनम से हो गई। अमरेंद्र पूनम को पहले से जानता था और उसे पसंद भी करता था। जब कमला जी को पता चला कि उनका बेटा पूनम को पसंद करता है, तो उन्होंने भी अपने बेटे की पसंद को सहज स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे की धूमधाम से शादी की। घर सजाया गया, मेहमान आए और हवा में खुशियों की महक फैल गई। शादी के बाद पूनम का गृह प्रवेश हुआ। पूनम अपने पति अमरेंद्र को तो बहुत पसंद करती थी, लेकिन उनकी माँ कमला जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह कमला जी को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। उसे लगता कि सास का होना उसके वैवाहिक जीवन में बाधा है। लेकिन अमरेंद्र के आगे पूनम की एक ना चलती थी। वह चाहे जितना भी बोलती, अमरेंद्र अपनी माँ को अपने साथ ही रखना चाहता था। माँ ने मेरे लिए सब कुछ त्यागा है पूनम, वे मेरे साथ रहेंगी, अमरेंद्र ने साफ कहा। अमरेंद्र अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह सुबह उठकर उनके लिए चाय बनाता, दवाइयाँ देता, हर शाम को लौटकर उनकी बातें सुनता। लेकिन काम के सिलसिले में उसे घर से बाहर जाना पड़ता था। अदालत की सुनवाई, केस की तैयारी, उस बीच पूनम का व्यवहार कमला जी के लिए बहुत खराब होता।
वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाती, माँ जी आप क्यों इधर उधर घूमती रहती हैं, अपने कमरे में रहिए। लेकिन कमला जी अपनी बेटी की खुशी के लिए चुपचाप सब सहन कर लेती और पूनम को अपनी बेटी समझकर माफ कर देती। उनकी दिल में यही उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के 2 साल बाद पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया, सोनाली। पोती के जन्म से कमला जी को बहुत खुशी हुई। वे सोनाली को गोद में लेकर घंटों खिलाती, लोरियां सुनाती, लेकिन पूनम उन्हें दूर कर देती और बोलती, मेरी बेटी से आप दूर ही रहा करिए। माँ जी पता नहीं क्या क्या सिखा देंगी। कमला जी का दिल टूटता, लेकिन वे चुप रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पूनम का व्यवहार अपनी सास के लिए और बदतर होता गया। सोनाली जब 3 साल की हुई तो पूनम ने एक बेटे को जन्म दिया, सूरज। अब घर में 2 बच्चे की किलकारियां गूंजने लगीं, लेकिन कमला जी के लिए ये खुशी अधूरी थी। पूनम ने अपने दोनों बच्चों के मन में अपनी दादी के लिए घृणा भर दी। दादी पुरानी सोच वाली हैं, उनसे दूर रहो, वह कहती। बच्चे भी कमला जी से दूर रहते और जैसे जैसे बड़े होने लगे अपनी दादी से उल्टा सीधा बोलने लगे। दादी आप क्यों इतना धीरे चलती हैं, सूरज ताना मारता। सोनाली तो और आगे बढ़ जाती। मम्मी कहती हैं आप बस बोझ है। पूनम ने कभी अपने बच्चों को रिश्ते की मर्यादा नहीं सिखाई। वह यही चाहती थी कि उसके बच्चे उसकी सास से दूर रहें। कमला जी बेचारी चुपचाप सब झेलती रहीं। वे अपने बेटे से कुछ ना बोलती, लेकिन अमरेंद्र को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। वह देखता कि पूनम उसकी माँ से अच्छे से व्यवहार नहीं करती। अमरेंद्र पूनम को बार बार समझाता, पूनम माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन पूनम अपने आगे किसी की नहीं सुनती। वह अपने मद में चूर रहने वाली महिला थी, अपनी सुख सुविधाओं और सामाजिक जीवन में डूबी हुई। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। सोनाली 15 साल की हो गई थी, एक किशोरी जो अपनी माँ की तरह बेबाक और रूखी थी। सूरज 12 साल का हो गया था और वह भी दादी से दूर भागता। लेकिन पूनम के व्यवहार में बिल्कुल अंतर नहीं आया। उसका व्यवहार कमला जी के साथ और ज्यादा खराब होता जा रहा था। समय के साथ कमला जी और कमजोर होती गईं। अब उनकी आयु 70 वर्ष की हो गई थी। कमर झुक चुकी थी, आंखें कमजोर और कदम लड़खड़ाते। लेकिन पूनम को अब भी उन पर तरस नहीं आता। बच्चे भी अपनी दादी से ढंग से बात नहीं करते। दादी आपका समय गया, सोनाली कहती। कमला जी का संयम अब टूटता जा रहा था। वे रातों को अकेले रोती, पुरानी यादों में खो जाती। वह दिन जब अमरेंद्र छोटा था, जब जीवन संघर्ष भरा था, लेकिन प्यार से भरा। अब घर उनका अपना होते हुए भी पराया लगता। लेकिन फिर भी कमला जी की आंखों में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। शायद एक दिन सब बदल जाएगा, शायद अमरेंद्र का प्यार सब ठीक कर दे। लेकिन जीवन की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस जारी थी। दर्द और प्यार की अनंत कहानी। अतीत को याद करते करते कमला जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रात का सन्नाटा कमला जी के छोटे से कमरे में पसरा हुआ था। उनके शरीर में तेज बुखार की आग धधक रही थी और दर्द की लहरें उनके पूरे वजूद को जकड़ रही थीं। वह अपने पुराने पलंग पर पड़ी थी, कराह रही थी और उनकी कमजोर आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर खामोश हो रही थी। उनके होंठ सूख चुके थे और पास में रखा पानी का गिलास भी खाली पड़ा था। ना कोई पूनम थी, ना सोनाली, ना सूरज और ना ही घर का कोई नौकर। कमला जी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी यादें अब भी उनके साथ थीं। वह दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमरेंद्र के लिए सारी दुनिया से लड़ा था। वह रातें जब उन्होंने भूखे पेट अमरेंद्र को सीने से लगाकर सुलाया था। लेकिन आज उसी बेटे के घर में वह अकेली थीं, दर्द और अपमान के बोझ तले दबी हुई। तभी बाहर से खटपट की आवाज ने उनकी सोच के सागर को तोड़ा। कमला जी ने धीरे से आंखें खोलीं,
लेकिन बुखार की कमजोरी ने उन्हें फिर से कराहने पर मजबूर कर दिया। रात के 9 बजे थे। बाहर हॉल में कुछ हलचल थी। अमरेंद्र सिंह, कमला जी के बेटे, अभी अभी घर लौटे थे। वह एक जरूरी केस की वजह से देर तक अदालत में व्यस्त थे और अपने फोन पर किसी सहकर्मी से बात कर रहे थे। हाँ, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं। आज उनकी अदालत में एक ऐसा मुकदमा आया जिसको सुनकर उनकी आत्मा कांप गई। केस में एक ऐसी कहानी थी जिसने उनको अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिल्ली में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो न केवल नीलमपुर को बल्कि पूरे दिल्ली को हिला देने वाली थी। यह कहानी थी दो भाइयों की, राम प्रसाद और श्याम प्रसाद, जिनकी दुनिया की धुरी थी उनकी माँ सरला देवी। और इस कहानी का चरम था दिल्ली की एक अदालत जहां जज अमरेंद्र सिंह बैठे थे। एक ऐसा जज जिसकी अपनी माँ कमला देवी की हालत ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अमरेंद्र सिंह की जिंदगी एक जज की तरह संतुलित थी। अदालत में फैसले, घर में जिम्मेदारियां। लेकिन हाल ही में एक रात ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। वह रात जब कमला देवी तेज बुखार से करा रही थी और अमरेंद्र जी को अपनी माँ को अकेला छोड़ने का अपराध बोध हुआ था। डॉक्टर के आने के बाद जब कमला देवी को होश आया और माँ बेटे ने जी भरकर बातें की, तो अमरेंद्र ने वादा किया था अब कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जीवन की व्यवस्था में वह वादा धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा था। पूनम का रूखा व्यवहार, सोनाली और सूरज की उदासीनता, ये सब अमरेंद्र जी के मन को कचोटते रहते। वह सोचते, क्या मैं अपनी माँ का ध्यान रख पा रहा हूँ? क्या मैं वह बेटा हूँ जिसकी कमला देवी को उम्मीद थी? ये सवाल उनके दिल में एक कांटा बन चुके थे। और तभी जैसे कोई नीति का खेल हो, उनके सामने आया यह मुकदमा, जिसने उन सवालों को और गहरा कर दिया। यह मुकदमा न संपत्ति का था, न कोई आपराधिक मामला। यह था एक माँ और उसके दो बेटों की कहानी, प्यार, समर्पण और उस अनमोल रिश्ते की जो माँ बेटे के बीच अनंत काल तक जीवित रहता है। राम प्रसाद 80 वर्ष के एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे। दिल्ली के पुराने सरकारी स्कूल से रिटायर होने के बाद वह नीलमपुर की गलियों में टहलते, जहां बच्चे उन्हें मास्टर जी कहकर घेर लेते। उनके सफेद बाल, झुकी कमर और लाठी के सहारे चलने वाला शरीर उनकी उम्र का बयान करता था। लेकिन आंखों में वही चमक थी, ज्ञान, करुणा और जीवन के प्रति उत्साह। छोटा भाई श्याम प्रसाद 70 वर्ष का मोहल्ले में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान में चाय की पत्ती से लेकर बच्चों की टॉफी तक सब मिलता और शाम को वहां बुजुर्ग इकट्ठा होकर पुरानी बातें करते। श्याम की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन चेहरे पर जीवन की थकान साफ झलकती। फिर भी जब वह अपनी माँ की बात करता तो उसका चेहरा खिल उठता, जैसे दिल्ली की धूप बादलों को चीरकर बाहर आ जाए। इन दोनों भाइयों की दुनिया की धुरी थी उनकी माँ सरला देवी। 98 वर्ष की सरला देवी एक ऐसी औरत थी जिनका शरीर समय के साथ कमजोर हो चुका था। उनका वजन मुश्किल से 30 किलो था और वह एक पुरानी व्हीलचेयर पर निर्भर थी। लेकिन उनकी आंखों में वह ममता थी जो एक माँ को अमर बनाती है। उनके चेहरे की झुर्रियों में जीवन की कहानियां बसी थीं, खुशियां, दुख और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए बेपनाह प्यार। सरला देवी की आवाज धीमी थी, लेकिन जब वह अपने बेटों को देखती उनकी आंखें बोल उठती। 40 साल से श्याम प्रसाद उनकी सेवा में लगे थे। हर सुबह चाय बनाना, दवा देना, पुरानी कहानियां सुनाना। राम प्रसाद जो 10 साल बड़े थे हमेशा दूर से देखते रहते, लेकिन अब उनकी बारी आई थी। एक सुबह राम प्रसाद ने अपने छोटे भाई श्याम प्रसाद के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी अदालत में मुकदमा दायर किया। यह खबर नीलमपुर की गलियों में आग की तरह फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्या हुआ? भाई भाई के बीच लड़ाई? लेकिन जब मामला खुला तो सब स्तब्ध रह गए। अदालत में मौजूद लोग
जो आमतौर पर संपत्ति के झगड़ों, तलाक के केसों या छोटे मोटे चोरी के मामलों के आदी थे। यह सुनकर चुप हो गए कि यह मुकदमा माँ की सेवा के लिए था। जज अमरिंदर सिंह जो बेंच पर बैठे थे ने फाइल खोली। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने याचिका पढ़ी, उनकी आंखें ठहर गईं। माँ की सेवा का हक, ये शब्द उनके दिल को छू गए। उन्हें अपनी माँ कमला देवी की याद आ गई। वह रात जब वह बुखार से तड़प रही थी और अमरिंदर जी को एहसास हुआ कि वह अपनी माँ को कितना अकेला छोड़ चुके हैं। क्या मैंने कभी सोचा कि मेरी माँ को मेरी जरूरत कितनी है? अमरिंदर जी ने मन ही मन सोचा। पूनम का रूखापन, बच्चों की उदासीनता, यह सब उनके सामने नाचने लगे। वह सोचने लगे, मैं जज हूँ, फैसले सुनाता हूँ, लेकिन अपनी माँ का ध्यान रख पा रहा हूँ? क्या मैं वह बेटा हूँ जिसकी कमला देवी को उम्मीद थी? राम प्रसाद अपनी लाठी के सहारे कांपते हुए खड़े हुए। उनकी आवाज में दृढ़ता थी जो उनके कमजोर शरीर से मेल नहीं खाते। माननीय न्यायाधीश अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने कहा, मेरा भाई श्याम अब 80 साल का हो चुका है। वह खुद अपना ख्याल नहीं रख पाता। उसकी कमर झुक गई है और वह ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर भी वह हमारी माँ सरला देवी की देखभाल कर रहा है। मैंने उसे कई बार मना किया, कहा कि अब तुम थक गए हो, मुझे माँ की सेवा करने का मौका दो, लेकिन वह नहीं मानता। मैं 70 साल का हूँ, अभी थोड़ा स्वस्थ हूँ, मुझे अपनी माँ की सेवा करने का हक है। कृपया अदालत आदेश दे कि माँ को तुरंत मुझे सौंप दिया जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया। वकील, क्लर्क और दर्शक एक दूसरे की ओर देखने लगे। अमरिंदर सिंह जी का दिल धड़क रहा था। राम प्रसाद जी की बातें सुनकर उन्हें कमला देवी की वो शाम याद आ गई जब वह उनके लिए चाय बनाती और कहती, बेटा तू थक गया होगा, क्या मैंने कभी उनकी सेवा का मौका लिया? अमरिंदर ने खुद से पूछा। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। श्याम प्रसाद जो अब तक चुप थे खड़े हुए। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। माननीय, उन्होंने कहा, 40 साल से मैंने माँ की सेवा की है। हर सुबह उनके लिए चाय बनाता, उनकी दवा देना, उनकी पुरानी कहानियां सुनना, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। माँ मेरे लिए माँ नहीं, मेरी सांसें हैं। जब वह मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। अब राम भाई कहते हैं कि मुझे मौका मिले, लेकिन मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा? मरने के बाद भगवान से क्या कहूंगा कि मैंने अपनी माँ की सेवा छोड़ दी? माँ का प्यार वह रोमांस है जो कभी खत्म नहीं होता। मुझे उनसे अलग मत कीजिए। श्याम की सिसकियां अदालत की दीवारों से टकराईं। अमरिंदर सिंह जी को लगा जैसे कोई चाकू उनके दिल में उतर गया। उन्हें याद आया कि कैसे कमला देवी ने उन्हें पाला था, नोएडा की उन कठिन रातों में जब वह अकेली मजदूरी करके उन्हें पढ़ाती। मैंने तो अपनी माँ को घर में बोझ समझने वालों के बीच छोड़ दिया। अमरिंदर जी ने सोचा, क्या मैं इन भाइयों जैसा जितना प्यार कर पाया? वह असमंजस में पड़ गए। उनके 40 साल के करियर में उन्होंने हत्या, धोखाधड़ी, पारिवारिक झगड़े देखे थे, लेकिन यह केस दिल को छू गया। अमरिंदर सिंह जी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया। राम जी, श्याम जी, उन्होंने नरम स्वर में कहा, आप दोनों का अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। यह दिल्ली, यह देश आप जैसे बेटों पर गर्व करता है। लेकिन यह विवाद क्यों? क्यों ना आप दोनों मिलकर माँ की सेवा करें? 15-15 दिन माँ को अपने पास रखें। राम प्रसाद ने सिर झुकाकर सुना, लेकिन आंखों में आंसू थे। न्यायाधीश जी, माँ मेरी जिंदगी है, वह मेरा स्वर्ग है। पिछले 40 साल से श्याम भाई ने उनकी सेवा की। मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब श्याम भाई की उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि माँ की सेवा का मौका मुझे मिले। रात को जब मैं उनके लिए गर्म पानी लाता हूँ, उनकी आंखों में जो चमक आती है, वह मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। श्याम ने बीच में कहा,
माँ का प्यार मेरी सांस है, मुझे उनसे अलग मत कीजिए। अमरीन सिंह जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चश्मा उतारा और सोचा, मेरी माँ कमला देवी ने मेरे लिए सब त्यागा, और मैं, क्या मैंने उनका ध्यान रखा? पूनम के आगे मैं चुप क्यों रहा? उन्होंने फैसला किया, सरला देवी को अदालत में बुलाया। अगले दिन जब सरला देवी को व्हीलचेयर पर लाया गया, अदालत थम गई। उनकी कमजोर काया समय की क्रूरता दर्शाती, लेकिन आंखों में ममता अमर थी। अमरीन जी ने पूछा, माँ जी, आप किसके साथ रहना चाहती हैं? सरला देवी ने दोनों बेटों को देखा और मुस्कुराई। बेटा, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। राम मेरा ढाल है, श्याम मेरी खुशी। मैं किसी एक को चुनकर दूसरे का दिल कैसे दुखाऊं? मेरे दिल के दो टुकड़े हैं दोनों। ये शब्द अमरीन जी के दिल में उतर गए। उन्हें कमला देवी की वो बात याद आई, बेटा तू मेरी दुनिया है। अदालत में सन्नाटा था, हर आंख नम। अमरीन जी ने घंटों सोचा, किताबें खुगा ली, लेकिन यह दिल का मामला था। भारी मन से फैसला सुनाया। दोनों भाइयों का प्रेम देखा, लेकिन श्याम प्रसाद की उम्र को देखते हुए सरला देवी की सेवा राम प्रसाद को सौंपी जाती है। श्याम रो पड़े, इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर्ग को छीन लिया। राम भी खामोश रोए। अमरीन जी की आंखें नम थीं। फैसला सुनाते हुए वह सोच रहे थे, मेरा फैसला सही है, लेकिन क्या मैं अपनी माँ के लिए ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैंने कभी उनका दर्द समझा? यह मुकदमा दिल्ली की सुर्खियों में आ गया। नीलमपुर के लोग इकट्ठे हुए, आंसू बहाए। अमरेंद्र जी घर लौटे। वह फोन पर कह रहे थे, जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे के पास से गुजरे, तभी कमरे से एक हल्की सी करहा की आवाज ने उनके कदम रोक लिए। माँ! उन्होंने जल्दी से फोन कट किया और दरवाजे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल बैठ गया। कमला जी पलंग पर पड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी सांसें भारी थी। माँ, माँ क्या हुआ? आप दर्द से क्यों करा रही है? अमरीन ने घबराते हुए पूछा। लेकिन कमला जी को इतना तेज बुखार था कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अमरीन जी ने जल्दी से उनकी कलाई पकड़ी और उनका माथा छुआ। उनका माथा आग की तरह तप रहा था। माँ, आपको इतना तेज बुखार कैसे हो गया? उनकी आवाज में घबराहट थी और आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। घर में कोई नहीं था, ना पूनम, ना सोनाली, ना सूरज और ना ही कोई नौकर। यह क्या हो रहा है इस घर में? उन्होंने खुद से कहा और उनका दिल अपराध बोध से भर गया। उन्होंने तुरंत एक गीला कपड़ा लिया और अपनी माँ के माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगे। साथ ही उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर शर्मा को फोन किया। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, माँ की हालत बहुत खराब है। कुछ ही देर में डॉक्टर शर्मा घर पहुंचे। उन्होंने कमला जी का चेकअप शुरू किया। उनका ब्लड प्रेशर, पल्स और तापमान जांचा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अमरीश जी, इनको बहुत तेज बुखार है, यह हालत गंभीर हो सकती है, इंजेक्शन देना होगा और तुरंत। डॉक्टर ने अपनी किट से इंजेक्शन निकाला और कमला जी को लगाया। फिर उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी और कहा, सुबह तक इन्हें होश आ जाना चाहिए, लेकिन इनका ख्याल रखना, इन्हें अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर साहब चले गए, लेकिन अमरीन जी अपनी माँ के पास से हिले नहीं। वह उनके पलंग के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गए और रात भर उनके माथे पर ठंडी पट्टियां बदलते रहे। उनकी आंखें नम थीं और मन में एक तूफान उठ रहा था। वह सोच रहे थे, कैसे वह अपनी माँ की हालत को अनदेखा करते रहे, कैसे वह पूनम के व्यवहार को नजरअंदाज करते रहे। रात भर अमरीन जी कमला जी के पास बैठे रहे। उन्होंने उनकी पुरानी साड़ी को देखा, जो अब फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी माँ उसे संभाल कर रखती थी। उन्हें याद आया कि कैसे कमला जी ने उन्हें पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। नोएडा की उन गलियों में जब वह एक छोटे से बच्चे की तरह उनकी गोद में सोता था, तब कमला जी ने कभी शिकायत नहीं की थी। और आज उसी बेटे के घर में वह इतनी अकेले थीं।
अमरेन जी का दिल अपराध बोध और प्यार से भर गया। वह धीरे से अपनी माँ का हाथ थाम कर रोने लगे। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आई। कमला जी की आंखें धीरे धीरे खुली। उनका बुखार अब कुछ कम था और चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी नजर अमरेन जी पर पड़ी, जो उनके पास बैठे थे। उनकी आंखें लाल और चेहरा थकान से भरा हुआ। अमरेंद्र बेटा, कमला जी ने कमजोर आवाज में पुकारा। अमरेंद्र जी उनकी आवाज सुनते ही उठे और उनकी ओर झुके। माँ, आप ठीक हैं? मैं कितना डर गया था। उनकी आवाज कांप रही थी। वह तुरंत कमला जी से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको इतना अकेला छोड़ दिया। मैंने देखा ही नहीं कि आप कितना सह रही थी। कमला जी ने धीरे से अपने बेटे का माथा सहलाया। उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बेटा, तू मेरे पास है, यही बहुत है। मैंने तो बस तुझे खुश देखने के लिए जिया है। उस सुबह माँ बेटे ने जी भरकर बातें की। कमला जी ने अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाई। कैसे उन्होंने नोएडा की सड़कों पर अमरेंद्र को पाला, कैसे उन्होंने विक्रम की बेरुखी को सहा और कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए हर मुसीबत से लड़ाई लड़ी। अमरीन जी ने अपनी माँ की बातें सुनी और उनका दिल और भारी हो गया। उन्होंने कहा, माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। पूनम का व्यवहार, सोनाली और सूरज का रवैया, मैं सब देखता था लेकिन चुप रहा। मुझे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। कमला जी ने अपने बेटे का हाथ थामकर कहा, बेटा, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। पूनम को मैंने बेटी माना, लेकिन शायद वह मुझे समझ ना सके। सोनाली और सूरज को मैंने प्यार दिया, लेकिन शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन प्यार की गर्माहट थी। अमरीन जी ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है। 2-4 दिन बीत चुके थे, लेकिन घर का माहौल अभी भी भारी था। दिल्ली के उस उच्च वर्गीय कॉलोनी में अमरीन जी का घर, जो कभी हंसी ठिठोली और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं, लेकिन पूनम के चेहरे पर उदासी की परछाई और गहरी हो गई थी। वह इधर उधर टहल रही थी, कभी हॉल में, कभी किचन की ओर, कभी बालकनी में जाकर दूर की सड़क पर नजरें टिकाती। उसके कदम बेचैन थे, जैसे कोई तूफान उसके मन में उमड़ रहा हो। पूनम की आंखें लाल थीं, नींद न आने की वजह से, और उसके हाथ कांप रहे थे। यह सब कैसे हो गया? मैं क्या करूं? वह खुद से बुदबुदाती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। उसका मन बार बार उन कागजों पर अटक जाता था जो अमरीन जी ने मेज पर रख दिए थे। वह सोचती, क्या मैंने इतना गलत किया कि सब कुछ बिखर जाए? सुबह से शाम हो गई, लेकिन पूनम की बेचैनी कम नहीं हुई। सूरज डूब चुका था और घर में लाइटें जल चुकी थीं, लेकिन वह अभी भी इधर उधर टहल रही थी। सोनाली और सूरज अपने कमरों में बंद थे, शायद माँ की हालत देखकर डर गए थे। पूनम का दिल धड़क रहा था, एक तरफ अपराध बोध, दूसरी तरफ गुस्सा। कमला जी की वजह से सब बर्बाद हो गया, वह सोचती, लेकिन कहीं गहराई में उसे एहसास था कि उसकी अपनी गलतियां भी कम नहीं थीं। वह सोच सोच कर वह पूरी तरह थक गई। तो उसने फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और अपने भाई जगजीवन जी को कॉल लगाया। रिंग जाती रही और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, पूनम की सारी हिम्मत टूट गई। हेलो भैया, वह बोलते बोलते रो पड़ी। उसकी सिसकियां फोन पर गूंज रही थीं, जैसे कोई बांध टूट गया हो। जगजीवन जी, जो दिल्ली से थोड़ी दूरी पर रहते थे, फोन उठाते ही घबरा गए। हेलो पूनम। नहीं पूनम बेटा, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे तो बताओ, तुम ऐसे मत रो। उनकी आवाज में चिंता थी।
जैसे कोई पिता अपनी बेटी को देखकर पिघल जाता हो। लेकिन पूनम का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह रो रो कर हिचकियां ले रही थी। उसके आंसू फोन पर गिर रहे थे। जगजीवन जी ने बड़ी ही मुश्किल से उसे शांत किया। बेटा चुप हो जाओ, सांस लो। अब बताओ आखिर क्या हुआ है। पूनम ने थोड़ा रुककर कहा, भैया आप कहाँ हैं? कितनी देर में आ सकते हैं? प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। जगजीवन जी को अपनी बहन की ऐसी बात सुनकर लगा जैसे दिल पर कोई चोट लगी हो। वह पूनम से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी छोटी बहन थी जिसे उन्होंने हमेशा लाड़ प्यार से पाला था। बेटा मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ। लेकिन बताओ तो क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरा भी दिल घबरा रहा है। पूनम ने रोते हुए उनकी बात बीच में काटी। नहीं भैया, आप यहाँ आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। जगजीवन जी ने फिर से पूछा, अगर तुम नहीं बता पा रही हो तो अमरेन जी को फोन दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, या कमला जी से बात करा दो। लेकिन पूनम ने कहा, नहीं भैया, आपको यहीं आना होगा, जल्दी आ जाओ, सब पता चल जाएगा। जगजीवन जी ने फोन रखा और तुरंत अपनी कार स्टार्ट की। वह 2 घंटे का सफर काट नहीं पा रहे थे। सड़क पर कार दौड़ रही थी, लेकिन उनके मन में तरह तरह के गलत ख्याल उमड़ रहे थे। क्या अमरीन जी ने कुछ कहा? क्या कोई दुर्घटना हो गई? पूनम इतनी क्यों टूट गई? वह बार बार फोन चेक करते, लेकिन पूनम का फोन बंद था। जगजीवन जी की आंखें नम हो गईं। वह पूनम को कभी दुखी नहीं देख सकते थे। आखिरकार रात के अंधेरे में वह पूनम के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। जगजीवन जी अंदर दाखिल हुए तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हॉल में अमरेन सिंह चुपचाप सोफे पर बैठे थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, लेकिन आंखें लाल। पूनम उनके सामने फर्श पर बैठी रो रही थी, चिल्ला रही थी, यह क्या कर दिया आपने? हमारा घर बर्बाद कर दिया। पास में ही सोनाली और सूरज बैठे थे। सोनाली अपनी माँ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। और सूरज अपने पापा से कुछ कह रहा था। पापा आप ऐसा मत करो। जगजीवन जी ने तुरंत पूनम के पास जाकर उसे उठाया। बेटा ऐसे क्यों रो रही हो? अमरीन जी आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? मुझे कुछ तो बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। उन्होंने अमरीन जी से पूछा, ऐसा क्या हो गया? पूनम क्यों रो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अमरीन जी चुप रहे, जैसे उनकी आवाज खो गई हो। पूनम ने रोते हुए कहा, देखिए भैया, ये तलाक के पेपर कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। जगजीवन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध होकर अमरीन जी की ओर देखने लगे। अमरीन जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बहन को तलाक नहीं दे सकते, यह उसके साथ अन्याय होगा। जगजीवन जी ने आगे कहा, यह कैसे हो सकता है? आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 2 प्यारे बच्चे, सब कुछ सेटल्ड। मुझे तो यह मजाक लग रहा है। विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा घटिया कदम उठा सकते हैं। समाज के लिए मिसाल बने इंसान भी क्या ऐसा करेंगे? लेकिन अमरेन जी कुछ नहीं बोले। जगजीवन जी ने बच्चों से पूछा, दादी कहाँ है? सोनाली ने कहा, पापा ने 3 दिन पहले उन्हें मथुरा के वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कर दिया है। जगजीवन जी को अब सब समझ आ गया। उनका मन भारी हो गया। उन्होंने खुद को संभाला और नौकर से कहा, जाओ 2 कप चाय बनाकर लाओ। नौकर चाय लाया तो जगजीवन जी ने पूनम को चुप कराया और अमरीन जी को चाय पकड़ाई। अमरीन जी ने बहुत नानुकुर की, लेकिन जगजीवन जी ने लाख कोशिशों के बाद उन्हें चाय पिला दी। चाय पीते ही अमरीन जी फूट फूट कर रोने लगे। जगजीवन जी को यह देखकर लगा कैसे कोई अपना टूट रहा हो। अमरीन जी रोते हुए बोले, मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 70 वर्षीय माँ को कुछ अनजान लोगों के हवाले करके आया हूँ। सालों से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो रही थी
कि पूनम ने कसम खा ली है कि वह माँ का ध्यान नहीं रख सकती। ना वह माँ से अच्छे से बात करती है, ना मेरे बच्चे उन्हें इज्जत देते हैं। मेरे कोर्ट से लौटने के बाद माँ रोज रोती थी। ये लोग इतने जालिम थे कि खुद तो बात नहीं करते थे, नौकरों से भी बदसलूकी करवाते थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, नौकर उन्हें बुढ़िया बुलाते थे। घर में पोछा लगाने वाली बाई भी उनसे चिल्लाती थी। अगर माँ गलती से गीले फर्श पर पैर रख देती तो वह कहती, बुढ़िया चुपचाप ऊपर बेड पर बैठी रहो, नहीं तो शिकायत मेम साहब से कर दूंगी। माँ ने 1 महीने पहले कहा था, बेटा मुझे वृद्धा आश्रम में शिफ्ट करा दे। मैंने पूरी फैमिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की। हर रोज उनकी बेइज्जती होती, हर रोज उनकी नाक कटती। अमरीन जी की आवाज कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। मेरे पिताजी ने तो मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ का हाथ छोड़ दिया। दूसरों के घर काम करके, उनके जूठे बर्तन धोकर माँ ने मुझे पाला। ये लोग कैसे समझेंगे? बड़ी मुसीबतों से उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घर काम पर जाती तो मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मुझे साथ ले जाती। उस माँ को मैं आज वृद्धा आश्रम में छोड़कर आया हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैं उनकी हर तकलीफ याद करके तड़प रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए सही। मुझे याद है 12वीं की परीक्षा के दिनों में माँ रात रात भर मेरे साथ बैठी रहती। एक बार उन्हें तेज बुखार आया, मैं स्कूल से आया तो उनका शरीर तप रहा था, दर्द से कराह रही थी। मैंने कहा, माँ आपको फीवर है, लेकिन वह हंसकर बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है, लेकिन कुछ दिन पहले माँ बुखार से तड़प रही थी। पूनम तो उनसे दूर रही, बच्चे भी वह दर्द से कराती रही, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, नहीं तो। वह रुक गए, जोर जोर से रोने लगे, फिर आगे बोले, लोगों से उधार मांगकर मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में LLB तक पढ़ाया, मुझे ट्यूशन तक नहीं करने दिया, कहीं मेरा टाइम खराब ना हो। कहते कहते वह फिर रो पड़े। जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे? अरे उस जैसी माँ के लिए जब आज मैं कुछ नहीं कर सका और ऐसे लोगों के हवाले कर आया जो उनकी आदत बीमारी कुछ नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? घर में सन्नाटा छा गया। पूनम चुप हो गई, शायद अपराध बोध से। सोनाली और सूरज की आंखें नम थीं। जगजीवन जी अमरीन जी को गले लगाकर रोने लगे। उस रात घर में दर्द की लहरें बह रही थीं, लेकिन शायद यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एहसास की, प्यार की और परिवार की मर्यादा की। अमरीन जी रोते जा रहे थे, उनकी सिसकियां घर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। हर आंसू के साथ उनकी सारी पीड़ा बाहर निकल रही थी, वह पीड़ा जो सालों से उनके दिल में दबी हुई थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। जगजीवन जी उनकी बातें सुनकर सन्न रह गए थे। उनके चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि उन्हें अपनी बहन पूनम के बारे में ये सारी बातें पता ही नहीं थीं। पूनम ने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया था, शायद शर्म से या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अमरीन जी भी चुप रहे थे, क्योंकि वह अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहते थे। और कमला जी, वह तो कभी अपने बेटे से अपनी तकलीफें नहीं कहती थीं, तो जगजीवन जी से कहना तो दूर की बात थी। जगजीवन जी का दिल भारी हो गया। वह सोच रहे थे, एक औरत होकर औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात, एक माँ होने के बाद भी वह माँ के दर्द को क्यों नहीं समझ सकी? उनका गुस्सा पूनम पर उबल रहा था, लेकिन अभी वह चुप थे। अमरीन जी की पीड़ा को महसूस कर रहे थे। अमरीन जी आगे बोले, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। मेरी पत्नी को अगर आजादी इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है,
तो मैं उसे पूरी तरह आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पला तो मेरे बच्चे भी बिना बाप के पल जाएंगे। इसलिए मैं पूनम को तलाक देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन भर की कमाई, सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले कर दी है और अब मैं भी उस वृद्धा आश्रम में जाकर रहूंगा। कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ। अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने को मजबूर है तो एक दिन मुझे भी तो जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी और माँ की तरह तकलीफ तो नहीं उठानी होगी, क्योंकि माँ का बेटा तो नहीं चाहता था कि वह वृद्धा आश्रम जाए, लेकिन मेरे बच्चे और बहू जरूर चाहेंगे कि मैं वृद्धा आश्रम जाऊं। पूनम ने बीज ही ऐसे बोए हैं तो मैं अभी ही क्यों नहीं चला जाता। अमरीन जी जितना बोलते जा रहे थे उतने ही आंसू बहाए जा रहे थे। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी मुक्ति थी, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। बातें करते करते रात के 11:30 बज गए। घर में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। जगजीवन जी को अपनी बहन, भांजे और भांजी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह बोलना ही चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूनम के चेहरे की ओर देखा तो उनके कदम रुक गए। पूनम के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और आंखों में गिल्ट की चमक थी। वह चुपचाप बैठी थी, जैसे अपनी गलतियों का बोझ सह रही हो। फिर भी जगजीवन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूनम से कहा, आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। हमारे माता पिता ने तो हम दोनों में ऐसे संस्कार नहीं डाले थे जैसा तुमने यहाँ आकर किया। एक माँ को घर से निकालना, क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? पूनम की आंखें और नम हो गईं। वह आंसू बहाते हुए खड़ी हो गई और जगजीवन जी तथा अमरेन जी से माफी मांगने लगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वह अक्षम्य है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब सब कैसे ठीक करे। उसने अपने पति अमरेन जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको और कमला जी को इतना दुख दिया। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा था। लेकिन अमरेन जी कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे दर्द की गहराई में डूबे हो। जगजीवन जी समझ गए थे कि अब बातों से काम नहीं चलेगा। उन्हें अब क्या करना है यह साफ था। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को फोन किया। अभी के अभी गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने गाड़ी तैयार की और जगजीवन जी अमरेन जी को लेकर गाड़ी में बैठ गए। पूनम और बच्चे भी साथ हो लिए। सोनाली और सूरज की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन वे चुपचाप बैठ गए। जगजीवन जी ने ड्राइवर से कहा, मथुरा वृद्धा आश्रम चलो। रास्ते में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, बस आंसुओं की धारा बह रही थी। पूनम अपने पति के चेहरे को देख देख कर रोई जा रही थी। अमरेन जी की बंद आंखें और सख्त चेहरा उसे कचोट रहा था। सोनाली और सूरज एक दूसरे से सटकर बैठे थे, शायद अपनी गलतियों का बोझ महसूस कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद वे मथुरा के वृद्धा आश्रम पहुंचे। रात का समय था और गेट बंद था। बहुत निवेदन करने के बाद गेट खुला। गेट कीपर ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। रात का समय है, कल आना। अमरीन जी ने कांपती आवाज में कहा, भाई मुझे अंदर जाने दो। मेरी माँ है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। गेट कीपर ने पूछा, आप लोग क्या करते हैं? जगजीवन जी ने कहा, वह जज हैं। गेट कीपर ने आश्चर्य से कहा, साहब, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करेंगे? गेट कीपर की ये बातें अमरीन जी के दिल में तीर की तरह लगी। वह अंदर से बिल्कुल टूट गए और रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बेटा होने के नाम पर कलंक हूँ। मैं अपनी माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। मुझे तो ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। वह जोर जोर से रोने लगे। जगजीवन जी ने उन्हें सहारा दिया और चुप कराया। गेट कीपर ने सभी को रोक दिया और खुद अंदर गया।
कुछ देर बाद वार्डन आया, जो कड़क स्वर में बोला, रात के 3 बजे आप लोग उन्हें ले जाकर कहीं मार ना दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। जगजीवन जी ने कहा, आप विश्वास रखिए, ये लोग बहुत पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में बड़ी मुश्किल से वार्डन ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे कमला जी के कमरे में गए। कमरे का नजारा दिल दहला देने वाला था। एक छोटा सा पलंग, दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो जिसमें पूरी फैमिली थी। कमला जी फोटो को अपनी छाती से लगाकर सो रही थीं, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा हो। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही उन्होंने सबको देखा, वह हड़बड़ा गई और फोटो छिपा ली, जैसे कोई उनसे यह आखिरी याद भी छीन लेगा। जगजीवन जी ने कहा, माँ जी, हम आपको लेने आए हैं। पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। कमला जी और अमरेन जी आपस में गले लगकर ऐसे रो रहे थे जैसे जन्मों के पिछड़े हों। बेटा तू आ गया। कमला जी की कमजोर आवाज में खुशी थी। एक माँ बेटे का ऐसा मिलन देखकर जगजीवन जी भी रो पड़े। इधर पूनम का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे दादी माँ करके उनके चरणों में गिर पड़े। पूनम ने कमला जी से माफी मांगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कर्म अक्षम हैं, लेकिन आप जो सजा देंगी वह कबूल है। बस आप हमारे साथ घर चलिए। हम आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से। सब लोगों की रोने की आवाज से आसपास के कमरों में रहने वाले बुजुर्ग जाग गए और बाहर आ गए। उनकी आंखें भी नम थीं यह दृश्य देखकर। कुछ समय बाद सब चलने की तैयारी करने लगे। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए जैसे विदाई दे रहे हो। किसी तरह वे आश्रम से निकले। रास्ते में बच्ची और पूनम शांत रहे, लेकिन अमरेन जी और कमला जी एक दूसरे की भावनाओं को पुरानी यादों में बांट रहे थे। बेटा, तेरे बचपन की वो रातें। घर आते आते सुबह हो गई थी। पूनम को अब समझ आ गया था कि उसकी खुशी की चाबी कहाँ है। वह समझ गई थी कि उसके पति को किसके पास सच्चा सुख मिलता है। आज इतने संघर्ष के बाद कमला जी की सारी समस्याएं खत्म हो गईं। आज उनकी बहू, पोते पोती भी उनके पास लौट आए। उनका बेटा तो पहले से ही उनके साथ था। अब पूरा परिवार हंसी खुशी उनके साथ रहने लगा। उनका खोया हुआ मान सम्मान फिर से मिल गया। जगजीवन जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह खुशी खुशी अपने घर चले गए। अपनी बहन के लिए खुश की उसने अपनी गलतियों का एहसास करके माफी मांग ली। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। पति या पत्नी किसी को भी यह हक नहीं कि वह एक दूसरे के माता पिता को दुख पहुंचाए, क्योंकि हम जैसे कर्म करें वैसे ही फल हमें लौट कर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।